सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दिस साइड सी एस सतीश भायती। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले सीएमए फाइनल का वो वाला टॉपिक जो बहुत ही टेक्निकल नेचर का माना जाता है लेकिन बहुत इजी है। दैट इज प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट। ध्यान देना यारो, इस टॉपिक में ना बच्चा जनरली इस चैप्टर को छोड़कर जाता है। इसके दो कारण हैं। एक तो शायद आपको पढ़कर समझ में नहीं आ रहा होगा, या दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि सर हमने इतने खतरनाक वाले टॉपिक पढ़ लिए, मतलब आईबीसी पढ़ लिया, सेबी पढ़ लिया, डायरेक्टर वगैरह पढ़ लिया, तो इस चैप्टर में क्या ही है। बच्चों, इस चैप्टर में क्या ही है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर यहाँ से आपके चालू हो गए क्वेश्चन आंसर पास्ट ईयर के। देखो किस तरीके से केस स्टडी एग्जाम में आती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती है। मतलब इस वाले चैप्टर को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। सर ये वाला पीडीएफ दे दो सर, बस आपको स्कैन करना है इस वाली टेलीग्राम को और आपको ये चैनल क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 यूट्यूब चैनल की लिंक दिए हुए हैं, बस आप इनको भी स्कैन कर लो और यहाँ पर हमसे कनेक्ट हो जाओ। आपको सारे फ्यूचर अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। अब सर हमारे सामने क्वेश्चन आया कि सर हमने सेक्शन चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, सेक्शन नंबर 241 से लेकर 246 तक। अब पता है इसमें भी आपको पढ़ना 246 बिल्कुल भी नहीं है, एक लाइन का सेक्शन है, तो आपको पढ़ना है 241 से लेकर 245 तक, ठीक है। बहुत प्यारे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा। बच्चों देखो ना, अगर तुमको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट करो। वाई? बिकॉज हम देखते हैं यार, आपके हर एक कमेंट को देखते हैं एंड योर अप्रिसिएशन इज़ आवर मोटिवेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। हम लोगों ने ये सारे सेक्शन तो पढ़ लिए, लेकिन जब आपने ये वाले सेक्शन पढ़े तो क्या आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ रूल ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लिखा हुआ है, ऑपरेशन का मतलब दिया है, कुछ केस लॉस दिए, क्या आपने ये सारे पढ़े? और जनरल आंसर होता है कि नहीं सर ये सब कुछ नहीं पढ़ा। और देखो क्वेश्चन आता है पावर ऑफ मेजॉरिटी क्या किसे बोलेंगे। डिसाइडेड केसेस के बेसिस पे हमें बताओ कौन सा एक्ट ऑपरेशन है और कौन सा एक्ट ऑपरेशन नहीं है मेंबर के लिए। तो क्या इन सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ सकते हैं? नहीं। और अगर आपने मेरी एबीसी एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो मैं बोलता हूँ नहीं देखी तो एक बार फिर से देखो। उसमें मैंने बोला डेफिनेटली पढ़ते वक्त शुरुआत करो सेक्शन नंबर 241 से लेकर सेक्शन नंबर 245 तक, लेकिन इसके बाद में रूल ऑफ मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, इन सारी बेसिक कंसेप्ट को पढ़ो। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या कर लोगे? नहीं लिखोगे। हाँ, लेकिन सेक्शन पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट समझने के लिए बहुत आसानी होगा आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? शुरू किया जाएगा जी, शुरू किया जाए। इमीडिएटली वीडियो को लाइक करो यारो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब। सर अब मैंने क्या किया है, मेरे यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, मैंने इमीडिएट बेसिस पे बनाए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हर एक सेक्शन को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और हर एक सेक्शन के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक मास्टर चार्ट बना लेता हूँ। मतलब ये छोटा सा डायग्राम होता है जो पूरी सेक्शन को सम अप कर लेता है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मास्टर चार्ट के थ्रू सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ रादर देन द सेक्शन इन डिटेल, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन। ऑपरेशन हम लोग किसको बोलेंगे? एग्जाम में अगर ऑपरेशन से लेके कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेटा आपको ये वाली बातें लिखनी पड़ेगी। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ऑपरेशन, ये जो वर्ड है ना, कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे ऑपरेशन को डिफाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि कंपनी ने इस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया और कंपनी लास्ट 5 साल से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी। अब मुझे आया गुस्सा, मैंने बोला मेरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन ले रहा हूँ। कोर्ट क्या बोलेगा कि सिर्फ तेरे अकेले को डिविडेंड नहीं दिया या किसी को भी नहीं दिया। मैंने बोला किसी को भी क्यों ना, किसी को भी नहीं दिया। सुनना, ऐसे वाले केस में कंपनी किसी के साथ में अनफेयर नहीं कर रही है, तो दिस एक्ट इज नॉट अ ऑपरेशन एक्ट। ऑपरेशन का रियल मतलब क्या होता है? सुनो कि जो कंपनी है, कंपनी के पास कोई क्या है, पाउ मतलब बेटा प्रॉपर्टी, एसेट या अंडरटेकिंग है। कंपनी के पास क्या है? कुछ प्रॉपर्टी, कुछ एसेट, कुछ अंडरटेकिंग है जिसकी वैल्यूएशन है लगभग 100 करोड़। और जो कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, मतलब मान के चलो 90% शेयर होल्डर, इन्होंने ये डिसीजन ले लिया 100 करोड़ की पाउ वाली प्रॉपर्टी हम लोग सेल कर देंगे। किसको? विजय माल्या को। विजय माल्या को कितने रुपए में? मात्र 10 करोड़ के ऊपर सेल कर देंगे। डोंट यू थिंक द डिसीजन वॉज टेकन बाय मेजोरिटी? बट ये जो डिसीजन लिया है ये माइनॉरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि डिसीजन किसका है? मेजोरिटी का है। रिक्वायर रिजोल्यूशन पास हो चुका है, क्या माइनॉरिटी को सुनकर लेना पड़ेगा? हाँ। क्या माइनॉरिटी इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकती है? ना। तो डिसीजन ऑफ मेजोरिटी इज बाइंडिंग अपॉन माइनॉरिटी, ये बात तो बड़ा सिंपल है। बट ये जो डिसीजन लिया है ये क्या है? ये हार्मफुल है।
जब ये डिसीजन हार्मफुल हो जाता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन यहाँ पर कौन किसको कर रहा है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर माइनॉरिटी को दबा रहे हैं। दबा रहे मतलब अपने डिसीजन को उनके ऊपर बाइंडिंग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये भी आना चाहिए, मैंने क्या बोला कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है डिफर फ्रॉम केस टू केस। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जो मेजॉरिटी है वो किसको दबाएंगे, अगेन माइनॉरिटी को। क्या कैसा अभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी दबा रहे किसको, मेजॉरिटी को? ऐसा पॉसिबल है कि माइनॉरिटी और ऑपरेशन जो हो रहा है वो मेजॉरिटी पर हो रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को दबा रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे, सुनो, माइनॉरिटी मतलब 30% शेयर होल्डर ऐसे, और मान के चलो 70% शेयर होल्डर है। जब भी कोई स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी में पास होना होता है, ठीक है, तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो तो हाँ बोल रहे हैं, और माइनॉरिटी हर बार जब जब मेजॉरिटी हाँ बोल रहे हैं तब ये लोग ना बोल रहे हैं। आप बताओ एसआर पास होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो डोंट यू थिंक जो माइनॉरिटी वो जानबूझकर मेजॉरिटी के साथ में पंगा ले रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर माइनॉरिटी ऑप्रेस कर रहे हैं किसको, मेजॉरिटी। क्या आपको सोचने का एक नया तरीका मिला? हमेशा क्या बोला जाता है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर माइनॉरिटी को क्या कर रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी ऑपरेस कर रहा है किसको, मेजॉरिटी को। तो ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन का सिंपल मतलब है, कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। हम बोलेंगे यहाँ पर डिपेंड करता है केस टू केस, एंड कुछ केसेस है जिसने इस टर्म को क्लैरिफाई किया हुआ है। स्कॉटिश केसेस जहाँ पे बोला कोई भी अगर एक्ट हुआ है जो बर्डनसम है, जो हर्ष है, या जो गलत है, तो वो ऑपरेशन है। दूसरा केस हुआ गया जहाँ पर हमने क्या बोला था कि अगर आपके इंटेंशन है किसी के साथ में डिफ्रॉड करने के या फ्रॉड कमिट करने के, या आप अपनी पावर को ओवर यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब जैसे आपकी पावर है और आप थ्रो अवे रेट पर प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, पाव को सेल कर रहे हो, या कोई भी आप मिसकंडक्ट कर रहे हो जो बता रहा है इट इज़ विजिबली डिपार्चर है एक फेयर स्टैंडर्ड ऑफ डीलिंग और फेयर स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस से, कि आपने क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो ये दिख क्या रहा है, और जो आप कर रहे हो वो गलत है, तो ये क्या है, ऑपरेशन है। और तीसरा गाइस यहाँ पे बोला था लैक ऑफ प्रोबिटी एंड द लैक ऑफ फेयर डीलिंग, जहाँ पर किसी के साथ में फेयर नहीं हो रहा है, जहाँ पर मैं बोलूँगा किसी को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, दैट एक्ट इज व्हाट, ऑपरेशन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ऑपरेशन के बारे में 3 बातें आपको समझ में आई बहुत अच्छे से? और सर मिसमैनेजमेंट क्या होता है, अब्यूज ऑफ मैनेजमेंट पावर। मैं कंपनी में विजय माल्या को अपॉइंट कर रहा हूँ और विजय माल्या अपनी पावर को गलत तरीके से यूज कर रहा है, दैट इज अ मिसमैनेजमेंट। क्या समझ में आया? अब हम लोग सेक्शन शुरू करते हैं 241। बेटा सेक्शन 241 क्या बोलता है, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर द रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन आ जाएगा, मिसमैनेजमेंट आएगा, एक्ट रिलेटेड टू ऑपरेशन आ जाएगा, एक्ट रिलेटेड टू मिसमैनेजमेंट आएगा। समझ में आ रहा है गाइस, यस और नो? चलो तो मैं सीधा मास्टर चार्ट पर आपको लेकर आ रहा हूँ, समझना इस बात को। क्या बोला है कि कौन कौन लोग जा सकते हैं कि कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इस बात को लेकर एनसीएलटी के पास। तो 2 लोग जा सकते हैं। एक तो जाएगा आपका मेंबर, खुद मेंबर की यार हमारे कंपनी में एक तो क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है या फिर मिसमैनेजमेंट हो रहा है। या दूसरा व्यक्ति कौन जा सकता है गाइस, दूसरा व्यक्ति जा सकता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो मेंबर क्यों जा रहा है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मेंबर बोलता है कि कंपनी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो प्रिजुडिकल है, जो हार्मफुल है, किसको, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर और इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर बोला क्या गया है कि शायद कंपनी के अंदर कुछ एक्ट हुए हैं या कुछ एक्ट हो रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग इम्पैक्ट की। एग्जिस्टिंग इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। एग्जिस्टिंग इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल कल किसी ने आपको गाल में मारी, रात के समय में आपका गाल दुख रहा है, लाल हो पड़ा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ आपके साथ में गलत हुआ। लेकिन जब मॉर्निंग में आप उठे तो कुछ भी निशान नहीं थे, आप एकदम नॉर्मल दिख रहे हो, जैसे क्या कल कुछ हुआ ही नहीं था। क्या आप केस फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो। आप केस तभी फाइल कर सकते हो जब किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, या किसी ने अभी आपके साथ में कुछ गलत किया है, और जो गलत किया है वो लोगों को दिख के आ रहा है एज ऑन डेट, एग्जिस्टिंग इम्पैक्ट होना चाहिए, तब आप जा सकते हो केस लेकर ऑपरेशन का। या फिर आपके कंपनी में क्या हुआ है, यहां पे मैं बोलूंगा फ्यूचर इम्पैक्ट। सर फ्यूचर इम्पैक्ट क्या बोलता है, सुनो। फ्यूचर इम्पैक्ट ये बोलता है कि हमारे कंपनी में है ना मटेरियल चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट नहीं तो ओनरशिप में। मटेरियल चेंज इन द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप मतलब क्या,
शायद आपके कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बदल रहा है, शायद आपके कंपनी का मैनेजर बदल रहा है, शायद आपके कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदल रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, या फिर शायद आपके कंपनी का जो बिगेस्ट शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर ही चेंज हो रहा है, और जो नए लोग आ रहे हैं उनके वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में कंपनी के अंदर शायद कुछ गलत होगा। यहाँ पे तुमने मार खा ली है या मार खाने वाले हो, फ्यूचर इम्पैक्ट। गाइस समझ में आया? तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में आप केस कब फाइल कर सकते हो? एक तो ऑपरेशन हो चुका है और जिसका इम्पैक्ट एज ऑन डेट दिख कर आ रहा है, या फिर मिसमैनेजमेंट में कब कि शायद कंपनी में कुछ मटेरियल चेंज होगी जिसके वजह से भविष्य में हमारे साथ में गलत होगा। ऐसे केस में एक मेंबर कहाँ पर जा सकता है? एनसीएलटी के पास जा सकता है, ये बोल के कि सर हमारे कंपनी में क्या होने वाला है, हमारे कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट होने वाला है या ऑपरेशन होने वाला है। क्या समझ में आया? यस और नो? अब क्वेश्चन ये आया कि सर मेंबर कब जाएगा? ये लिखा है सेक्शन नंबर 244 के अंदर, सेक्शन नंबर 244 के अंदर। तो 241 के साथ में 244 भी मैं साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या बोलता है सुनो, ये बोल रहा है क्या तुम्हारे कंपनी में शेयर कैपिटल है? एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या तुम्हारे कंपनी में शेयर कैपिटल है? नहीं। तो जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर है ना, उसके 20%, मतलब 100 लोग हो गए तो 20, 1000 हो गए तो 200, 500 हो गए तो कितना बच्चों? 100। ठीक है, 500 हो गए तो 100। कम से कम 20% मेंबर कहाँ पे चल जाए? एनसीएलटी के पास ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस लेकर। और सर सुनो ना, मेरे कंपनी में शेयर कैपिटल है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या? एक तो नंबर क्राइटेरिया है, और या दूसरा क्राइटेरिया गाइस आपका कौन सा? कैपिटल क्राइटेरिया। नंबर क्राइटेरिया क्या बोलता है? नंबर क्राइटेरिया ये बोलता है कि 100 मेंबर और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। मान के चलो मेरे कंपनी में 2000 शेयर होल्डर हैं, तो 100 मेंबर या फिर 10% कितना हो जाएगा? 200, विच एवर इज लेस 100। तो आप लोग चल जाओ एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी आपकी केस को एक्सेप्ट कर लेगा। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप देख रहे हो, बड़े बड़े केस स्टडीज आए थे, वो यही से आए थे। ठीक है, या फिर दूसरा क्या बोला हुआ है? कैपिटल। अगर आपके पास 1/10 ऑफ इश्यूड कैपिटल है, आई एम सेइंग इश्यूड कैपिटल, नॉट अ पेड अप शेयर कैपिटल। सर इसका डिफरेंस क्या है? सुनो, कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख रुपए के, और सर कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर है 10 लाख रुपए के। समझ में आया? अब 10 लाख में से पेड अप शेयर कैपिटल, ये क्या है? इशू कैपिटल। ये है पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? प्रेफरेंस का मान के चलो 5 लाख रुपए है, और इक्विटी का पूरा 10 लाख रुपए हम लोगों ने बुला लिया। अब मेरा एक बात बताओ, हमारे कंपनी का इशूड कैपिटल कितना है? 20 लाख, और पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 15 लाख। तो अगर आपको कहाँ पर जाना है? एनसीएलटी के पास जाना है केस लेकर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का। तो जनरली हम लोग आज तक पेड अप शेयर कैपिटल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर में हम इश्यूड कैपिटल का 10% देखेंगे, मतलब 20 लाख का हम लोग 10% देखेंगे। गाइस जल्दी बताओ, क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? बहुत टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन आपको शायद अच्छे समझ में आ जाए। एंड व्हेन आई से इश्यूड कैपिटल, इसका मतलब प्रेफरेंस कैपिटल भी आ गया और इक्विटी कैपिटल भी गाइस आ चुका है। जल्दी बताओ। तो हम लोग कहाँ पे चल गए? एनसीएलटी के पास चल गए। पूरा प्रोविजन एक बार याद कर लो। क्या क्या बोला गाइस? कि कंपनी के अंदर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो चुका है या हो रहा है, जिसका इंपैक्ट हमारे कंपनी के मेंबर के या फिर हमारे क्या बोल सकते हैं पब्लिक के अगेंस्ट में है, या फिर कंपनी में मैनेजमेंट में चेंज आ रहा है, मटेरियल चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी में कुछ गलत हो सकता है। हम लोग जाएंगे एनसीएलटी के पास। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट कब जाएगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी में कुछ कार्य हो रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, या फिर कंपनी में जो व्यक्ति अपॉइंट हो रहा है, या कंपनी में जो व्यक्ति डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठा हुआ है, हमने इंक्वायरी चैप्टर पढ़ लिया है ना, वहां पर इंक्वायरी इनिशिएट करो। किस बात का? क्या वो व्यक्ति फिट और प्रॉपर है या नहीं? सर फिट एंड प्रॉपर नहीं, वो वाला फिट एंड प्रॉपर की बात नहीं हो रही। फिट एंड प्रॉपर मतलब क्या वो डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठने के लायकी का है या नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो गलती से डायरेक्टर की पोजीशन पे आ जाए और कंपनी की बात लग जाए? क्या समझ में आया? अब इसके लिए आप कब ये वाला केस, तो आपको ये डिसाइड करना है क्या इस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, मिसफेंस किया हुआ है, या ये अनसाउंड तरीके से बिजनेस प्रैक्टिस चला रहा है, या ये जो कार्य करेगा इसकी वजह से पूरे इंडस्ट्री को नुकसान होगा, या इसके इंटेंशन कहीं किसी क्रिएटर मेंबर या पब्लिक को डिफ्रॉड करने के नहीं है। अगर आपको ये ग्राउंड लगते हैं ना, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? वेदर दिस पर्सन इज फिट और प्रॉपर, इसके लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा। किसको? एनसीएलटी को। अब एप्लीकेशन मस्ट कंटेन द कंसाइज स्टेटमेंट। क्या एक स्टेटमेंट होना चाहिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन कर रही है ना, इसके अंदर एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि क्या करो, आप इंक्वायरी को शुरू करो, है ना,
और इसको उसी मैनर में जैसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है ना, उसके अंदर जैसे साइन करते वेरिफिकेशन करते उसी तरीके से आपको ये सब कुछ करना है। और जो अनदर व्यक्ति है जिसके ऊपर आपने केस फाइल किया है, ही मस्ट ज्वाइन एज अ रिस्पोंडेंट, वो इस केस को ज्वाइन करे एज अ रिस्पोंडेंट आपके अगेंस्ट में, ठीक है। और सर जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आपका कोई भी कॉल इन एरियर्स नहीं होना चाहिए। पार्टली पेड शेयर चलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, इक्विटी शेयर पार्टली पेड है, प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड है, चलेगा, लेकिन कॉल इन एरियर्स नहीं होना चाहिए। अगर कॉल इन एरियर्स है तो फिर आप एनसीएलटी के पास जा नहीं सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक बताओ, क्या आपको सेक्शन 241 और 244 समझ में आया? 241 बोलता है कि 2 लोग केस फाइल कर सकते हैं, मेंबर और सेंट्रल गवर्नमेंट, और 244 बोलता है कि कितने लोग एलिजिबल होते हैं केस फाइल करने के लिए। सर समझ में आया? बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आपने केस फाइल किया किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर पास करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या ऑर्डर पास करेगी इसके बारे में मैं आपको एकदम समराइज तरीके से बता रहा हूँ। 2 सेक्शन एक साथ में चला रहा हूँ, सेक्शन नंबर 244, 42 और सेक्शन नंबर 243। एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास करेगी? देखो 241 में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए केस फाइल किया। 244 के अंदर हमने देखा सामने वाला व्यक्ति इलिजिबल है या इलिजिबल नहीं है, और मैटर लेकर हम लोग कहाँ पर चले गए? एनसीएलटी के पास हम लोग मैटर को लेकर चले गए। जैसे ही आप मैटर लेकर एनसीएलटी के पास चले गए, अब यहाँ पे किसका इंटरफेरेंस हो गया? एनसीएलटी का। जैसे ही एनसीएलटी के पास केस आया, एनसीएलटी को लगा यार कंपनी का जो अफेयर है वो प्रिजुडिकल तो है, मतलब हार्मफुल तो है, लेकिन इसी के साथ में इतना बेकार है, मेरी इच्छा हो रही है इस कंपनी को मार दूं, मतलब इस कंपनी को वाइंड अप कर दूं, ये जस्टिफाइबल है। लेकिन अगर मैंने इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया तो जो लोग मेरे पास आए आशा की नज़र से लेके, आशा की नज़र के साथ, आशा मतलब लड़की नहीं, आशा मतलब उम्मीद के साथ में कि यार हमें बचाओ, अगर मैंने कंपनी को मार दिया तो जिस नाव में वो सवार है कहने से वो नाव डूब गई, वो नाव डूब गई तो जो लोग बोल रहे हैं मुझे बचाओ वो भी डूब गए ना। वैसे तो एनसीएलटी को इतना गुस्सा आ रहा है, अरे यार मेरे को लग रहा है इस कंपनी को झापड़ लगा के दूं, मतलब मार दूं, लेकिन अगर मैंने मार दिया तो ये हार्मफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए आप क्या नहीं कर रहे हो? कंपनी को वाइंड अप नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के लिए ऑर्डर पास कर रहे हो। ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक आप ऑर्डर पास करोगे। सर ये 6 कौन से ऑर्डर है समझना। सबसे पहला ऑर्डर ऑपरेशन से लेकर है। ऑपरेशन से लेकर क्या कि आज के बाद में जो तुम्हारी कंपनी के फ्यूचर रेगुलेशन है वो हम देखेंगे, मतलब कंपनी कैसे रेगुलेटेड होती है, मीटिंग के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं, और जो मीटिंग के अंदर डिसीजन लिए जाएंगे अब वो किसके हिसाब से होंगे? एनसीएलटी के हिसाब से। कैसे समझ में आ रहा है? तो एनसीएलटी टाइम गिरा तो इंटीरियम ऑर्डर भी दे सकता है या फाइनल ऑर्डर भी दे सकता है। फाइनल तो देगा ही देगा, अगर जरूरत है तो इंटीरियम ऑर्डर भी देगा। तो पहला क्या बोल दिया, आज के बाद में कंपनी के रेगुलेशन कैसे मैनेज हो गए मेरे हिसाब से। दूसरा, शायद कंपनी बोलेंगे जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जो लोग दबा रहे हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, इनके शेयर छीन लो इनके तरफ से, और वो किसको दे दो? एक तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर तुम ले लो या फिर मैं खुद लेती हूँ, मतलब परचेस ऑफ शेयर बाय अदर मेंबर और कंपनी। लेकिन अगर कंपनी उस शेयर को ले रही तो उसको बोलेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोलेंगे। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? व्हाई नॉट बायबैक सर? व्हाई नॉट बायबैक? बायबैक में जब कंपनी आपसे शेयर लेती है आपको पैसा देती है यार, यहाँ पे रिडक्शन पे आपके शेयर को कैंसिल कर दिया गया है, कोई पैसे देने की बात नहीं आ रही है। यू शुड बी वेरी क्लियर विद द लॉजिक्स एंड द आइडिया, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए वैसे हमको 4 सेशन तो मिनिमम लग जाते हैं, 1.5 घंटे के, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ आधे 1 पौन घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ, इट मीन्स इसको मैं बहुत आपको है ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, या फिर रिस्ट्रिक्शन कर देंगे कि अब आप अपने शेयर क्या मत करना, ट्रांसफर मत करना, अलॉट मत करना। इसका लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 222 के साथ में, कहाँ पर? इन चैप्टर कॉल इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सारे कनेक्टेड सेक्शन है एक दूसरे से, ठीक है। 3 बातें शेयर से लेके, एक तो आपके शेयर को हम लोग क्या करेंगे? परचेस कर लेगा मेंबर, या आपके शेयर को परचेस कर लेगी कंपनी। अगर कंपनी ने शेयर परचेस किया इसको बोलेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और आज के बाद में आप अपने शेयर को ट्रांसफर या अलॉट नहीं कर सकते हो, और कंपनी को किस तरीके से मैनेज करना हम देखेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन में जो डिसीजन आया ना वो कंपनी के अगेंस्ट में आया, या जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आया? जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लॉजिक क्लियर होगा ना? वैसे ही सारी सेक्शन समझ में आएंगे। सर मिसमैनेजमेंट मतलब शायद कंपनी का डायरेक्टर है, शायद कंपनी का केएमपी है, शायद कंपनी का एम्प्लॉय है, शायद कंपनी का मैनेजर है, जो कंपनी के साथ में गलत कर रहा है, जिसको हमने अपॉइंट कर लिया है। ऐसे लोगों के साथ हम क्या करेंगे? तो बोले इनके साथ में जो एग्रीमेंट हुआ था ना, एक तो उसको टर्मिनेट कर दो या उसको
मॉडिफाई कर दो, चेंज कर दो, किसके साथ में, एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर और अदर पर्सन। लेकिन अगर अदर पर्सन के साथ में कर रहे हो तो उसको एडवांस में आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। दूसरा, शायद इन लोगों को बेटर रहेगा रिमूव कर दें, शायद इन लोगों को रिमूव किया तो हमारे बोर्ड में कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम लोग नए लोगों को अपॉइंट करेंगे। और नए लोगों को किस तरीके से अपॉइंट करेगा, इसका प्रोसीजर भी कौन देगा, इसका प्रोसीजर गाइस खुद एनसीएलटी देगा। समझ में आया, यस और नो। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है बेटा, इसके अलावा फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड प्रिवेंशन मतलब क्या, क्या हुआ, देखो कंपनी 3 महीने के बाद अंदर, सुनो, वाइंड अप हो रही है, 3 महीने के अंदर वाइंड अप हो रही है, और जैसे ही कंपनी वाइंड अप होगी सबसे पहला पैसा किसको जाता है सर, गवर्नमेंट को, फिर आपके एम्प्लॉय को, फिर आपके सिक्योर क्रेडिटर को, फिर आपके अनसिक्योर क्रेडिटर को, और बाद में जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, है ना। अब सोचो पैसे किस तरीके से, दिस इज कॉल्ड वाटर फॉर अरेंजमेंट, इसको आईबीसी के अंदर वाटर फॉर अरेंजमेंट बोलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यार मेरी कंपनी तो वैसे भी क्या होने वाली है, बंद होगी, जैसे ही बंद होगी एसेट को सेल करके इन लोगों को ऐसे पैसे दिए जाएंगे, इससे बेटर क्या है पता है, मैं इस एसेट को आज ही सेल कर दूं, इस एसेट को आज ही सेल कर दूं, मतलब तब जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी इन लोगों को पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा ही बचे ना। तो अगर आपने फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी का विद इन 3 मंथ प्रायर टू ऑपरेशन, इन दैट केस बेटा उस ऑर्डर को भी सेट असाइड करेगा, मतलब वो उस प्रॉपर्टी को वापस ले लेंगी कौन, एनसीएलटी, बोले कि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसको कैंसिल मारो। इसके अलावा अब जिन लोगों ने गलत किया उनके ऊपर कॉस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा वेदर दैट पर्सन इट फिट और नॉट, इसके बारे में बताएंगे। और सम टाइम आपके मेमोरेंडम आर्टिकल को भी चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। गाइस मुझे एक बात बताओ, ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लिखा है, ये सेक्शन खतरनाक सेक्शन है। ऑपरेशन में आप शेयर वगैरह के ऊपर और फ्यूचर रेगुलेशन के ऊपर रोक लगा रहे हो। मिसमैनेजमेंट उस व्यक्ति के साथ में जिसने गलत किया है, तुमने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने की सोची थी, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर किया, उसको हम रोक लगाएंगे। इसके अलावा कुछ आपके ऊपर खर्चा पानी लगाएंगे। वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन, जहाँ पे सीजी ने अप्लाई किया था ना, फिट और प्रॉपर पर्सन है या नहीं, उसके बारे में हम डिसीजन देंगे। और काम गिरा तो कभी कभी हम आपके मेमोरेंडम आर्टिकल को भी चेंज करने को बोलेंगे। क्या समझ में आया? अब सुनो, तो ये 1 से लेकर 6 ऑर्डर हमने पास कर दिए। अब जैसे ही ये आपने ऑर्डर फाइल पास किया, इसके बाद में आपको ये ऑर्डर 30 दिन के अंदर किसको फाइल करना है, आरओसी को फाइल करना है। और अब 2 बातें, अगर ऑर्डर नंबर 6 आया मतलब आपके मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर दिया, आप भविष्य में फिर से एसआर पास करके मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर लोगे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपना मेमोरेंडम आर्टिकल एक बार एनसीएलटी ने बोला आपने चेंज किया, इसके बाद आपको फिर से चेंज करना है जो एनसीएलटी के ऑर्डर के विपरीत होगा, तो ऐसे केस में गाइज आपको एनसीएलटी का कंसेंट लेना पड़ेगा। मतलब कंपनी यू कैन नॉट अल्टर इट्स मेमोरेंडम आर्टिकल विदाउट एनसीएलटी लीव पोस्ट ऑर्डर। जब तक आप एनसीएलटी का परमिशन नहीं ले सकते, अब तब तक आप खुद ही आपके मेमोरेंडम आर्टिकल को अल्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट गाइज क्या आया, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आया कि सर सेक्शन नंबर 243 बोलता है कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मानो ऑर्डर नंबर 2 आपने किसी ऑफिसर एम्प्लॉय डायरेक्टर को टर्मिनेट कर दिया, उनका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, या फिर ऑर्डर नंबर 5, ऑर्डर नंबर 5 मतलब क्या, सीजी ने बोला है वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन फिट और नॉट, और आपने बोल दिया ये व्यक्ति फिट नहीं है, तो डोंट यू थिंक इनके हाथ में से इनका जॉब चले गया? हाँ, ये बोलेंगे हमें कॉम्पनसेशन चाहिए फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। तो बेटा आपको कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। इसके अलावा 5 साल के लिए आप क्या हो गए, बैन हो गए, किसी भी कंपनी में ना आप डायरेक्टर मैनेजर एमडी बन सकते हो। सर अब अगर बनना ही होगा तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एनसीएलटी के, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब आप जाके बन सकते हो, अदरवाइज तुम बन नहीं सकते हो। गाइस बताओ, क्या डोंट यू थिंक ये इतने बड़े बड़े सेक्शन आपको इतने इजी तरीके से कवर करा दिए? पूरा का पूरा सेक्शन है। 241 में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ, 244 में केस फाइल किया, 242 के अंदर क्या हुआ, कुछ केस के 6 डिसीजन आए, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में 243 के अंदर अगर कोई व्यक्ति फिट एंड प्रॉपर नहीं है, उसका ऑफिस टर्मिनेट किया, तो उसको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इतना ईजी है यार। अच्छा लगा ना वीडियो? लाइक करो ना यार, कमेंट करो ना यार, है ना। तुम्हारा कमेंट पढ़ के मेरे को भी अच्छा लगता है जितना तुमको समझ के अच्छा लगता है। और इसके बाद में मैं जा रहा हूँ लास्ट वाले सेक्शन के ऊपर। सर लास्ट वाला सेक्शन का मास्टर चार्ट है, बस कर लो क्लास एक्शन सूट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ध्यान देना, क्लास एक्शन सूट क्या होता है पहले इसको समझो। जनरली सत्यम का जो केस हुआ था, सत्यम के केस में क्या हुआ था, हमारे काफ़ी सारे शेयर होल्डर के साथ में, डायरेक्टर डिपॉजिटर के साथ में बहुत गलत हुआ।
और जब हम लोग इंडिया में एक्शन लेने जाते हैं तो हमें मतलब नतीजे नहीं मिलते, हमको मिलते तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। क्योंकि एक व्यक्ति अगर केस फाइल कर रहा है तो उसको हल्के में लिया जाता है, लेकिन मान के चलो 1000 लोग एक साथ में केस फाइल कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी मोटे को दबाने की कोशिश करे तो शायद वो मोटा हाथी दबे नहीं, लेकिन 1000 लोग उस मोटे हाथी पे बैठ जाए तो क्या ना ऐसे उसको दबना पड़ेगा। एग्जैक्टली सत्यम के केस में यही हुआ था कि जो फॉरेन के लोग थे जिनके साथ में गलत हुआ, उन्होंने क्लास एक्शन शूट लिया और उन्होंने ज़बरदस्त पैसा रिकवर करके लिया। वहीं पे अपने इंडिया के लोग सिर्फ देखते रह गए और हम लोगों को कुछ भी मतलब कुछ शेयर होल्डर ने अपना पैसा रिकवर किया, बाकी सारे लोग बैठे थे। इसलिए कंसेप्ट 2013 में जब कंपनी एक्ट आया, इसको अंदर हमने लाया क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट क्या बोलता है, सुनो। क्लास एक्शन सूट बोलता है कि अगर किसी के साथ में गलत हुआ, गलत किसके साथ में हुआ, चाहे मेंबर के साथ में गलत हुआ हो, चाहे आपके कंपनी के डिपॉजिटर के साथ में गलत हुआ, क्लास एक्शन सूट में और नॉर्मल में फ़र्क क्या है। वहाँ पर देखो, आपके पास कम से कम 10% क्या होने चाहिए था, कैपिटल, इशूड कैपिटल होना चाहिए था वगैरह। अगर तुम उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया है, और दूसरा वहाँ पर डिपॉजिटर के पास अधिकार नहीं था, सिर्फ मेंबर और सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर डिपॉजिटर के पास भी अधिकार है कि आप जाके केस अगेंस्ट में फाइल कर सकते हो। अब सर एलिजिबिलिटी चेक कौन जा सकता है, ठीक है, उसके ऊपर मैं 2 मिनट में आता हूँ। जैसे आप क्लास एक्शन सूट लेकर चले गए किसके पास, एनसीएलटी के पास, पहले एनसीएलटी देखेगा कि क्या ये केस मैंने एडमिट करना चाहिए, नहीं, मतलब यहाँ पर आ जाएगी एडमिसेबिलिटी टेस्ट। सर एडमिटेबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, क्या सामने वाले ने गुड फेथ में केस फाइल किया है, क्या कोई उसका पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, तो गुड फेथ में होना चाहिए। दूसरा, जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, क्या ये किसी और सेक्शन के अंदर इसके पास अधिकार है कि जहाँ पे अपने राइट को कवर कर सकता है, मतलब ये इंडिविजुअल राइट में आ रहा है या कलेक्टिव राइट में। अगर इंडिविजुअल राइट में वो कहीं पर केस फाइल कर सकता है तो वहाँ पर जा, उस सेक्शन में जा। अगर नहीं है, कलेक्टिवली सब लोग मिलकर फाइल कर रहे हो, तो इस सेक्शन में आओ। एविडेंस कि कोई भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका प्रोपोगंडा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, अगर ये एक्ट जो आज एनसीएलटी एक्शन ले ले, पास कर दें, अगर ये भविष्य में रेटिफाइड होने वाला एक्ट है, मतलब कि मान के चलो मैंने बोला कंपनी ने गलत किया और बाकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर उसको रेटिफाई कर लें, तो मेरा डिसीजन रहेगा वो यूजलेस हो जाएगा। इसलिए ये 4 बातें देखी जाती है गाइस, ठीक है, कि गुड फेथ में होना चाहिए। दूसरा, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो इंडिविजुअल है या कलेक्टिव है। तीसरा, एविडेंस कि क्या कोई पर्सनल प्रोपोगंडा एजेंडा तो नहीं है। और चौथा बात आप क्या देखोगे, क्या ये एक्ट रेक्टिफाई हो सकता है शेयर होल्डर से। अगर इन सारे चीज़ें के डिसीजन वैसे आ जाते हैं जैसे एनसीएलटी को चाहिए, अब एनसीएलटी क्या करेगा, क्लास एक्शन सूट को अपने पास लेगा। पहले तो वो पब्लिक नोटिस देगा, इन्फॉर्म करेगा कि हमने क्लास एक्शन सूट को एक्सेप्ट कर लिया, किसको, मेंबर और तुम्हारे डिपॉजिटर को। फिर अलग अलग जगह पे सेम टॉपिक पे केस फाइल किए हुए सारे सिमिलर केसेस को कंसोलिडेट करेगा, मतलब सारे एनसीएलटी तुम्हारे पास कोई केस है, हाईकोर्ट तुम्हारे पास, सारे केसेस सिमिलर मैटर के लेकर आएगा। क्लास एक्शन सूट का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। OMG, ओ माई गॉड मूवी थी, जिसके अंदर शांतिलाल मेहता जो था, उसने क्या ना इसे एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया था केस में, तो जब वो जीता तो सब लोग एक साथ में जीत गए। इसके अलावा गाइस अपॉइंट करना पड़ेगा लीड एप्लीकेंट। लीड एप्लीकेंट मतलब कौन, देखो यार, मेंबर डिपॉजिटर तुम लोग आए हो ना सामने से कि हमारा केस लो, तो तुम में से एक व्यक्ति को मुखिया बताओ, जैसे शांतिलाल मेहता इन OMG मूवी। उसी तरीके से अगर तुमने नहीं बताया तो फिर खुद एनसीएलटी एक आधे व्यक्ति को लीड एप्लीकेंट बता देगा। अब इसका कॉस्ट कौन बियर करेगा, जनरली इसका कॉस्ट बियर करेगा कंपनी या जिस व्यक्ति ने जो रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए। और जो भी डिसीजन रहेगा वो बाइंडिंग नेचर का रहेगा, जो भी ऑर्डर रहेगा एनसीएलटी का वो बाइंडिंग नेचर का रहेगा। और एक बार ऑर्डर आ गया उसके बाद में भी पब्लिक नोटिस दिया जाएगी। सर क्या ऑर्डर आएगा, शायद हम लोग किसी को कोई कार्य करने से रोक दें, अगर किसी ने कोई कार्य किया उसको तो पनिश करेंगे, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ कहने से उनको डैमेजेस देने पड़ेंगे। हाँ, और यहाँ पर सिर्फ कंपनी डायरेक्टर मैनेजर लायबल नहीं है, यहाँ पर ऑडिट फर्म हो गया, एक्सपर्ट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, सब लोग लायबल है, या एनी अदर पर्सन लाइक हर्षद मेहता, ना एक्सपर्ट ना कंसल्टेंट ना कुछ, लेकिन इसने काफ़ी लोगों को मिसलीड किया था ना, क्लास एक्शन सूट उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है। चलो आ जाते हैं। सर इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, कुछ करने से रोकना। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहे हो, कंपनी कोई कार्य अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कर रही है, करने से रोको। अगर आप ब्रीच कर रहे हो मेमोरेंडम आर्टिकल सेक्शन 10 बोलता है ना कि
इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर एंड कंपनी, तो आप उनको रोक सकते हो, आप मेमोरेंडम का आर्टिकल का उल्लंघन कर रहे हो। तीसरा, आप डिक्लेयर कर सकते हो किसी रिजोल्यूशन को वॉइड, कौन से, जो चेंज करने को बोल रहा है मेमोरेंडम आर्टिकल, या फिर आप डायरेक्टर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो ऑन सच रिजोल्यूशन कि तू उसके ऊपर कार्य मत कर, या फिर तुम क्या कर सकते हो, कंपनी को, अगर कंपनी कोई भी कंपनी एक्ट 2013 की या किसी अदर लॉ के प्रोविजन को तोड़ रहा है तो वो करने से रोक सकते हो। ये आ गए आपके इंजंक्शन के ऑर्डर। इसके अलावा गाइस क्या आ गया, डैमेजेस। डैमेजेस क्या बोलता है, सुनो, डैमेजेस बोलता है कि कंपनी के साथ में किसी ने, जिसने गलत किया, ऐसे कंपनी को, डायरेक्टर को, ऑडिटर को, एक्सपर्ट को, कंसल्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, डैमेजेस और कॉम्पनसेशन इनके अगेंस्ट, इनसे हम लोग वसूल करेंगे। और अगर कोई ऑडिट फर्म इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में उनकी लाइबिलिटी कैसे रहेगी, जॉइंट और सेवरल। तो गाइस यहाँ पर आपके सारे के सारे सेक्शन हो गए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर के। अब सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, द रूल ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी और ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, इसके बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं। चलो, एक केस हुआ था गाइस, कौन सा, फॉस वर्सेस हॉर्बर्टन। इस केस में क्या आया, इसमें आया डिसीजन कि कंपनी एक्ट 2013 में जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो कैसे लेते हो, मेजॉरिटी के बेस पे। मेजॉरिटी मतलब जैसे एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जब हम बोलते हैं 6 लोगों ने अगर वोट अगेंस्ट में दिया है तो फेवर में वोट देने वाले कितने चाहिए, 7, मतलब वोट कास्ट इन फेवर एक्सिड द वोट कास्ट अगेंस्ट। और अगर 6 लोगों ने वोट अगेंस्ट में दिया है और फेवर में देने वाले 18 है, मतलब वोट कास्ट इन फेवर जो है, वोट कास्ट इन फेवर जो है दैट एक्सिड 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट, मतलब वोट कास्ट अगेंस्ट कितने थे, 6, अगर 18 मतलब 3 टाइम्स अगर ज़्यादा हो गया तो कौन सा रिजोल्यूशन पास हो गया, स्पेशल। तो जब भी कंपनी एक्ट में कोई डिसीजन लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है गाइस, वो लिया जाता है मेजॉरिटी बेस पे। मेजॉरिटी मतलब एक तो ऑर्डिनरी सिंपल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी। अब पंगा क्या हुआ, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, दैट इज द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर इज बाइंडिंग अपॉन माइनॉरिटी शेयर होल्डर। पंगा क्या हुआ एक केस में, सुनो, कंपनी के जो डायरेक्टर थे इन्होंने अपनी पाऊ को, मतलब प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग को अनएथोराइज तरीके से मॉर्गेज कर दिया, जो करना नहीं चाहिए था। और जब इन्होंने किया, 2 शेयर होल्डर को गुस्सा आया और वो कहाँ पे चल गए, कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने बोला कि अगर आपने केस फाइल किया है तो ये केस को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिसमिस कर रहे। क्यों, क्योंकि प्रॉपर प्लेंटिफ होना चाहिए। प्रॉपर प्लेंटिफ मतलब केस फाइल करने वाला व्यक्ति प्रॉपर होना चाहिए। तो बोले हम क्या गलत है क्या, नहीं, तुम प्रॉपर हो, लेकिन तुम्हारे साथ में गलत हुआ, जो नंबर ऑफ पर्सन तुम हमारे पास आए हो वो प्रॉपर नहीं है। वो प्रॉपर नहीं मतलब सर सुनो, क्या आपको याद आ रहा है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में कितने लोग आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं, याद करो, 100 और 1/10 कंपनी में शेयर कैपिटल, या फिर 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल, और नहीं होगा तो 20%। वो गलत है ना। तो यहाँ पर, और सुनो, क्लास एक्शन सूट का मैंने केस का लिमिट बताना बाकी है मेरा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में प्रॉपर प्लेंटिफ नहीं हो, ठीक है। दूसरा कि मेजॉरिटी रूल इज बाइंडिंग अपॉन द माइनॉरिटी। कल जाकर अगर मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने इसको पास कर दिया गलत है और इसके बाद में मेजॉरिटी ने उसको अप्रूव कर दिया तो मेरी डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर बोला है सिंस द इरेगुलर एक्ट कॉज हार्म टू द इंटायर कंपनी, पूरी कंपनी को हार्म हुआ है ना, तो पूरे शेयर होल्डर आने चाहिए, है ना, शुड बी अ कंप्लेंटर, तो पूरी कंपनी कंप्लेंटर होनी चाहिए, नॉट जस्ट अ टू शेयर होल्डर। एंड इरेगुलर, कोई एक्ट इरेगुलर हुआ है लेकिन जिसको अगर आप रेटिफाइड कर दो तो हमारा डिसीजन क्या हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। एंड कंपनी कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर, कंपनी कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, देयर में बी ए सिचुएशन जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बीच में, तो इसलिए हमको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, इफेक्टिव कंट्रोल और इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर को। और प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या बोलता है कि कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शन। जैसे बोलते हैं मेजॉरिटी हैज़ देयर से, मेजॉरिटी ने जो बोला वो वैलिड है, माइनॉरिटी हैज़ देयर वे, माइनॉरिटी के पास बोलने के लिए नहीं लेकिन वो हरकत कर सकते हैं कुछ, क्या, जैसे कंपनी एक्ट में सेक्शन 241 से लेकर 246 एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। कॉमन लॉ के अंदर यहाँ पर एक व्यक्ति भी अगेंस्ट में जा सकता है आपके, कब, अगर आपने कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट किया, क्लास एक्शन सूट याद करना, अगर फ्रॉड कर रहे हो आप माइनॉरिटी के ऊपर, उसको नोटिस नहीं भेज रहे हो, उसको वोट वगैरह, अगे मेरे को नोटिस नहीं मिला, आई कैन इनवैलिडेट द एंटायर मीटिंग। रॉन्ग डूअर इन द मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब यहाँ पर आप हमारे साथ में गलत कर रहे हो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैन अप्लाई। रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी,
मतलब एसआर चाहिए था पास करने के लिए, और आपने सिंपल मेजोरिटी से काम चला लिया, ओआर से मैं जा सकता हूँ आपके अगेंस्ट में, या किसी का पर्सनल एक्शन बाय द शेयर होल्डर। देखो शेयर होल्डर का राइट है कि वो वोट कर सकता है, वो एज अ डायरेक्टर बोलकर खड़ा हो सकता है, आप उसको वो अधिकार छीन रहे हो उससे, या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है कोई डायरेक्टर, है ना, लैंड को थ्रो अवे रेट पे सेल कर रहा है, इन दैट केस हम बोलेंगे यहाँ पर आप लोग एक्शन ले सकते हो किसके अगेंस्ट में, मेजोरिटी के ऊपर। लास्ट पॉइंट गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, क्लास एक्शन सूट में आप कब जा सकते हो केस लेकर, क्लास एक्शन सूट में आप केस लेकर कब जा सकते हो, ये देखो, अगर सर क्लास एक्शन सूट जाना होगा तो कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, तो मेंबर कम से कम 1/5 मतलब 20% कहना है, इसे सेम पॉइंट है, और यहाँ पे डिपॉजिटर का ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी में शेयर कैपिटल है, अब वहाँ पर कितना बोला था कहीं हम लोगों ने, 100 और 110 मतलब 10%, यहाँ पे 100 और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, यहाँ पर और लिमिट को कम कर दिया, विच एवर इज लोअर। डिपॉजिटर के केस में 100 डिपॉजिटर और 5%, मतलब ये बात भी ईजी है, सिंपल है। इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल में क्या बोला था मैंने, 10% ऑफ इशूड कैपिटल ना, उतना नहीं है सर, उससे कम है, हमारे साथ में गलत तो हुआ है। तो लिस्टेड कंपनी में 2% ऑफ इशूड कैपिटल, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, और अनलिस्टेड कंपनी में 5% ऑफ इशूड कैपिटल, और अनलिस्टेड डिपॉजिट के केस में 5% ऑफ इशूड डिपॉजिटर। गैस बताओ, आई होप आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है। मेक श्योर गैस, सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप इस पर कमेंट करोगे ना हमको भी अच्छा लगेगा, और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा हमको भी होती है ना। तो डू सपोर्ट, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, और कुछ अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो कुछ आपका भी हमारे लिए करना बनता है। और सुनना, कोई भी प्रॉब्लम है ना, डू शेयर, डू शेयर। अगर तेरे प्रॉब्लम तू तब तक बताएगा नहीं ना, तब तक मैं उसका सोल्यूशन तेरे को दे नहीं पाऊंगा, तो पहले शेयर कर, फिर मैं मेरी तरफ से देखता हूँ क्या पॉसिबल होगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑल।